हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं मनोज कॉमिक्स में कांगा सीरीज़ का अगला कॉमिक विशेषांक, जिसका नाम है फांसी। फांसी कांगा सीरीज़, लेखक तरुण कुमार वाही, चित्रांकन कदम स्टूडियो। दुर्भाग्य से कागलोक से पृथ्वी पर आकर यहीं रहने पर विवश हो गई हूँ मैं। पृथ्वी के शैतानों के कारण मेरे पंख क्षतिग्रस्त हो गए और अब मैं लगातार उड़ान नहीं भर सकती। यहाँ की भाषा मेरे लिए और मेरी भाषा पृथ्वीवासियों के लिए समझना दुष्कर है, लेकिन मासूम बबलू के कारण अब मैं उसके संकेतों को कुछ कुछ समझने लगी हूँ। बच्चों से बहुत प्यार है मुझे। अब पृथ्वी पर अपनी रक्षा मुझे खुद करनी होगी और अपना जीवन निर्दोष और भोले लोगों की रक्षा के लिए लगा देना होगा। और पृथ्वी पर रहने वाले सैकड़ों लाखों कौवे आज भी मेरे दोस्त हैं, क्योंकि वो मेरी भाषा समझ सकते हैं। बिजनेस में प्रतिस्पर्धा आम बात है, लेकिन कभी कभी ये प्रतिस्पर्धा प्रतिद्वंद्विता में बदल जाती है और तब जन्म होता है अपराध का। संपूर्ण डेयरी प्रोडक्ट्स पर इस समय रेड बरी का राज है। बाजार में हमारी कंपनी के बनाए मिल्क पाउडर, घी, मक्खन इत्यादि को कोई घास भी नहीं डाल रहा है। कुछ सोचो, वरना कंपनी का दिवाला निकल जाएगा। शेयरों के भाव औंधे मुंह गिर पड़ेंगे। ये चारों थे डबल डेयरी प्रोडक्ट्स के बराबर के शेयर होल्डर्स। देवराज सिंघानिया, एक वास्तविक उद्योगपति। तारा, एक सफ़ेद पोश अपराधी। स्वामी जी, मुंह में राम बगल में छुरी वाली कहावत इन पर पूरी तरह चरितार्थ होती है। और सेशन जज रघुनाथ सहाय के होठों पर उस समय बड़ी ही विचित्र मुस्कान थी। बाजार का चुस्त खिलाड़ी वही माना जाता है सिंघानिया, जो बाजार को झपटना या यूं कहो कि छीनना जानता है। साफ साफ कहिए साहब। जवाब में सहाय ने जो कुछ कहा उसे सुनकर सिंघानिया का तो कलेजा ही उछल गया। मगर रघुनाथ, ये तो बड़े खतरे का काम है। बिजनेस तो चित और पट का खेल है। कुछ जीतने के लिए कुछ दांव पर लगाना ही पड़ता है। साय साहब का कहना ठीक है सिंघानिया साहब, ये तरकीब फेल नहीं होने की। राम जी की कृपा है इस तरकीब पर। इस मीटिंग के परिणाम स्वरूप अगले ही दिन खाद्य विभाग के इंस्पेक्टर के रूप में रेडबरी फूड प्रोडक्ट्स की डेयरी में मंडरा रहा था प्रभु दयाल, जो जुर्म की दुनिया में दयाल के नाम से कुख्यात था। सारा दूध यहीं से पाश्चराइजेशन, कीटाणु मुक्त करने के लिए मशीनों में जाता है और मेरा काम भी यहीं से शुरू होता है। अगले पल प्रभु दयाल ने कपड़ों में छुपा हुआ पैकेट बाहर निकाला और उसमें भरा पाउडर उसने दूध को पाश्चराइज करने के संयंत्र में डाल दिया। अपने कार्य को अंजाम देकर सिगरेट का धुआं उड़ाता रेडबरी से बाहर निकला प्रभु दयाल। इस काम के एवज में सिंघानिया सेठ से तगड़ा नावा मिलेगा। इसी पल गुर्राया था कुछ दूर खड़े विशाल ट्रक का इंजन। वो आ गया। बॉस का आदेश है, ये बचना नहीं चाहिए। चिंता मत कर, नहीं बचेगा। कुछ समझ पाने से पूर्व ही प्रभु दयाल ट्रक के विकराल टायरों तले रौंदा जा चुका था। और 3 घंटे बाद इंस्पेक्टर स्पीड को प्रभु दयाल की जेब से जो कागज़ मिला, उस पर लिखे शब्द पढ़कर उसका मस्तिष्क साए साए कर उठा। नहीं, ये नहीं हो सकता। गजब हो जाएगा, कहर टूट पड़ेगा, उफ। किसी हवा के झोंके के समान इंस्पेक्टर स्पीड ने रेडबरी के चेयरमैन धनपत राय के ऑफिस में प्रवेश किया था। इंस्पेक्टर स्पीड, आप कहिए कैसे आना हुआ। इसे पढ़िए मिस्टर धनपत राय, सब समझ में आ जाएगा। कागज़ पर लिखे शब्द पढ़ते ही धनपत राय को सारी दुनिया घूमती नजर आने लगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। विक्षिप्तों की भांति इंस्पेक्टर स्पीड का गिरेबान पकड़कर चीख उठे मिस्टर धनपत राय। कुछ करो इंस्पेक्टर स्पीड, कुछ करो, वरना अनर्थ हो जाएगा। हालात काबू से बाहर निकल चुके हैं धनपत राय जी। आपकी कंपनी की गाड़ियां माल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जा चुकी हैं, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा। कैसे भी हो, लोगों को इस खतरे के प्रति सचेत करना होगा। धधक रहा था इंस्पेक्टर स्पीड का चेहरा। मासूम बबलू से आप परिचित ही होंगे, अगर नहीं तो यहाँ हम उससे आपका संक्षिप्त परिचय करवा देते हैं। बबलू से कांगा की मुलाकात भाग्यवशी पापा के हत्यारे नामक कॉमिक्स में हुई। कांगा को बबलू के रूप में पृथ्वी पर एक नन्हा दोस्त मिला और वह अक्सर ही छिप छिप कर वहाँ आने लगी। कौवा दीदी, काऊ। बबलू के सामने सबसे बड़ी समस्या अपनी भाषा कांगा को समझाना और उसकी भाषा को समझने की थी। ओफो कौवा दीदी, दिन भर कौवे की तरह काँव काँव करती रहती हो। पता नहीं तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें पढ़ने लिखने के लिए स्कूल क्यों नहीं भेजा। काँव। इसलिए बबलू ने कांगा को पढ़ाने का निश्चय किया है। ये किताबें, आज से मैं तुम्हारा टीचर हूँ, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। काँव। बोलो ए फॉर एप्पल। इस तरह हुई कांगा के सभ्य बनने की शुरुआत। वाह, अति स्वादिष्ट। धत तेरे की, इस तरह तुम्हें पढ़ाना पड़ा तो मुझे तो फलों की पूरी मंडी खरीदनी पड़ जाएगी। इसी पर, बबलू बाबा दरवाज़ा खोलो, दूध का टाइम हो गया। अरे बाप रे,
मोटी आया आ गई। दीदी छुपो। बबलू के अनाथ हो जाने के बाद इंस्पेक्टर स्पीड ने उसके लिए एक आया रख दी थी। बबलू कांगा को उससे छुपा कर रखता था। अरे तुम कैसा छोकरा है, मोहल्ले के बच्चों के साथ जाकर खेलने को क्यों नहीं सकता? मुझे अपना होमवर्क पूरा करना है मोटी आंटी। होमवर्क बाद में, पहले दूध जल्दी कर, जल्दी 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 करो। मगर मुझे दूध अच्छा नहीं लगता। कोई बहाना नहीं मांगता, लो पियो। क्लुप क्लुप। कट बाय। अचानक दूध पीते पीते चकरा कर गिर पड़ा बबलू। आह! बबलू पापा, क्या हुआ बबलू पापा? बबलू के मुंह से उबलते झागों ने होश उड़ा दिया आया के। ओ गॉड, ये तो जहर के लक्षण है, डॉक्टर को बुलाना होगा। फ़ोन करने के लिए दरवाजे की ओर झपट पड़ी आया और मौका पाकर रोड से बाहर आ गई कांगा। उफ, इसने कोई तीक्ष्ण विष खा लिया है। मगर इसने तो कुछ देर पहले वह सफ़ेद पे पिया है। तो क्या उस पे के अंदर विष था? निसंदेह इसमें से विष की गंध आ रही है। आया के लौटते कदमों की आहटें सुनकर वापस पर्दे की ओट में चली गई कांगा। डॉक्टर को फ़ोन कर दिया मैंने। डॉक्टर ने नमक के पानी का घोल पिलाकर उल्टी कराने को कहा है। नमक के घोल ने तुरंत असर किया था। जल्दी ही डॉक्टर भी वहाँ पहुँच गया था। उल्टी ने जहर के असर को काफ़ी कम कर दिया है, लेकिन इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। तो फिर जल्दी चलिए डॉक्टर साहब। लेकिन ये जहर इसके शरीर में पहुंचा कैसे? मालूम नहीं डॉक्टर साहब, बबलू बाबा ने तो सिर्फ दूध पिया था। आह! जहरीले दूध का शिकार केवल मासूम बबलू ही नहीं था। मोंटी, क्या हुआ मोंटी? शहर के समस्त अस्पतालों, नर्सिंग होमों में ऐसे केसों की भीड़ लग गई। मेरा बच्चा, इसे बचा लो डॉक्टर। इसकी सांस धीमी होती जा रही है, कुछ करो डॉक्टर प्लीज़। सॉरी, आपने यहाँ पहुँचने में देर कर दी। पूरे शहर में तहलका समझ गया था। प्रचार साधन चीख उठे थे। रेडबरी की ओर से सप्लाई किया गया जहरीला दूध पीने से 25 बच्चे मारे जा चुके हैं और सैकड़ों जिंदगी और मौत के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कृपया ध्यान दें, रेडबरी के किसी भी प्रोडक्ट को मत छुएं, वह विषैला हो सकता है। ज़बरदस्त ठहाके उबल रहे थे डबल डेयरी प्रोडक्ट्स के ऑफिस में। विषाक्त दूध से मरने वालों मृतकों की संख्या 103। देखना सिंघानिया, रेडबरी के सभी प्रोडक्ट गंदे नालों में पड़े सड़ रहे होंगे। कल के सूर्योदय के साथ सब लोगों की जुबान पर सिर्फ डबल डेयरी प्रोडक्ट का ही नाम होगा। राम जी की कृपा है डबल डेयरी पर। तभी, सर, कोई पुलिस इंस्पेक्टर स्पीड आपसे मिलना चाहता है। इंस्पेक्टर स्पीड? उसे हमसे क्या काम पड़ गया? पड़ गया होगा कोई काम, भेजो उसे अंदर। कहीं वो प्रभुदयाल की बाबत पूछताछ करने तो नहीं आ रहा, जिसे हमने ट्रक के नीचे रौंदवा दिया था? चुप रहो स्वामी, किसी को भी ये कैसे पता कि प्रभुदयाल हमारा आदमी था? चेहरों पर पत्थर के से सख्त भाव लिया अंदर प्रविष्ट हुआ इंस्पेक्टर स्पीड। आप लोग शायद कोई जश्न मना रहे थे। इंस्पेक्टर, तुम अपने आने का कारण बताओ। लोहे की सी मजबूती आ गई थी उसकी आंखों में। मेरे यहाँ आने का कारण ये है। ये क्या है? यह कागज़ मुझे प्रभुदयाल की लाश की जेब से मिला है। इसे आप लोग भी अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, क्योंकि उसके बाद ही मैं तुम चारों भेड़ियों को गिरफ्तार करूंगा। प्रभुदयाल की जेब से निकले उस कागज़ पर लिखे वे शब्द शब्द न होकर बिजली के नंगे करंट युक्त तार साबित हुए उनके लिए। मैं प्रभु दयाल हूँ। दयाल के नाम से हर थाने में मेरी फाइलें मौजूद हैं। मेरा काम है पैसा लेकर कैसा भी गैरकानूनी धंधा करना। मेरे धंधे में ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, इसलिए कोई भी गैरकानूनी काम करते वक्त मैं ऐसा एक पत्र लिखकर अपनी जेब में रख लेता हूँ, ताकि अगर ज़िंदगी खो बैठूँ तो कम से कम कुछ सफ़ेद पोशों के चेहरों से नकाब उतरवा कर मैं अपने पाप कुछ कम कर सकूं। इस समय मैं रेडबरी डेयरी के दूध में जहर में लाने का जो अपराध करने जा रहा हूं, उसके लिए मुझे जिन 4 लोगों ने किराए पर लिया है वो हैं डबल डेयरी प्रोडक्ट्स के पार्टनर्स देवराज सिंघानिया, जज रघुनाथ साय, तारा और स्वामी प्रभुदयाल उर्फ दयाल। बकवास, यह पत्र झूठा है, हमें बदनाम करने की साजिश है। तुम चुप रहो तारा, मैं बात करता हूँ इंस्पेक्टर से। इस एक पत्र के बूते पर तुम हमें मुजरिम साबित नहीं कर सकते इंस्पेक्टर। जाओ, सबसे पहले ये प्रूफ लाओ कि इस पत्र को कथित दयाल नहीं लिखा है। व्यवस्था से दांत बीच उठा इंस्पेक्टर स्पीड। ठीक है, अब मैं पूरे सबूत इकट्ठे करके ही तुम लोगों से मिलूंगा। इंस्पेक्टर स्पीड के जाने के बाद सांप की भांति फुफकार रहा था रघुनाथ साय। तारा, दयाल की गोली को आग लगवा दो, क्योंकि अगर वहां से इंस्पेक्टर को दयाल के हाथ का लेखा कोई पुख्ता कागज़ मिल गया तो हम सबके हाथों में हथकड़ियाँ होंगी। ये तो मेरे लिए चुटकियों का काम है साहे साहब। इधर हथकड़ियाँ लग चुकी थी धनपत राय को। धनपत राय हत्यारा है। भीड़ में से उछला कोई पत्थर पूरी तेजी के साथ आ टकराया धनपत राय के माथे पर। यह हमारे बच्चों का हत्यारा है, मारो कमीने को। व्यथित जनसमूह का सामना करने की हिम्मत पुलिस दल में नहीं थी। उफ, जल्दी चलो,
वरना ये लोग धनपत राय को मार डालेंगे। लेकिन बचाते बचाते भी धनपत राय बुरी तरह जख्मी हो चुका था। रामदेव, कोई फौरन हॉस्पिटल चलो। यस सर। भीड़ को चीरती हुई भाग निकली पुलिस जीप। वू वू वू। इधर किसी ने इमारत की ओर उछाल दिए वह बोतल बम। बड़ाम बड़ाम। आग की भयानक लपटों में छिप गई रेडबरी की भव्य इमारत। एक आग इंस्पेक्टर स्पीड का इंतजार कर रही थी। उफ, शैतानों ने दहल की खोली में आग लगवा दी। कोई सबूत मिलने की बची कुची आशा भी मिट्टी में मिल गई है। इधर हॉस्पिटल में सेठ धनपत राय दम तोड़ गए थे। सिर पर लगी चोटें उनके लिए घातक सिद्ध हुई थी। स्वामी! धैर्य रखिए मिसेस रॉय, होनी को कौन टाल सकता है। स्वामी! इंस्पेक्टर साहब, इनके परिवारजनों को सूचित कर दीजिए। इस घड़ी में उनका यहाँ होना ज़रूरी है, अन्यथा सदमे से इन्हें कुछ भी हो सकता है। यस डॉक्टर। धनपत राय के परिवार में उनके 2 बेटे थे। उन्हें फ़ोन द्वारा सूचित किया गया था। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये था विजय, वकालत की पढ़ाई के लिए कॉलेज हॉस्टल में रह रहा था। ये था विकास, पुलिस की 6 महीने की ट्रेनिंग में से अभी 4 ही बीत पाए थे कि उसके पापा। शीघ्र ही धनपत राय के दोनों बेटे शहर में थे। विजय, मेरे बच्चे। माँ। विजय, तेरे बाबूजी हमें अकेला छोड़ गए। हौसला रख माँ, सब ठीक हो जाएगा। जबकि विकास की आंखों से आग निकल रही थी। ये सब कैसे हुआ इंस्पेक्टर? ये तो मैं बताता हूँ मिस्टर विकास। एड़ियों के बल घूमा विकास। आपकी तारीफ? मुझे इंस्पेक्टर स्पीड कहते हैं मिस्टर विकास। आपके पिता की बर्बादी के पीछे किसका हाथ है ये केवल मैं जानता हूँ। और इंस्पेक्टर स्पीड ने अपने पिता की बर्बादी की कहानी सुन भड़क उठा विकास। जब तुम सब कुछ जानते थे इंस्पेक्टर स्पीड, तो तुमने हत्यारों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? मैं मजबूर हूँ मिस्टर विकास, मेरे हाथ कानून से बंधे हैं। सबूतों के अभाव में मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम मजबूर हो सकते हो इंस्पेक्टर स्पीड, लेकिन एक निर्दोष पिता का बेटा नहीं। मैं अपने पिता के हत्यारों को चुन चुन कर मारूंगा। चेहरे पर इस समय ऐसे भाव थे मानो वह अकेला ही पूरी दुनिया को जलाकर रख देने की कुव्वत रखता हो। उसी शाम परंपरा अनुसार पिता की चिता को अग्नि दी विजय ने। आह, कभी सोचा भी ना था कि किस्मत हमारे साथ इतना बड़ा धोखा करेगी। विकास की आंखों में उठते तूफान को देख रहा था विजय। विक्कू, तू रो क्यों नहीं रहा? आंसुओं को रोकने की चेष्टा मत कर मेरे भाई। फूट जाने दे सीने में भरा ज्वालामुखी। लेकिन विकास का दिल तो बदले की आग में सुलग रहा था। आंसू अंगारे बन चुके थे। आपकी कसम पापा, आपकी मौत के जिम्मेदार विचारों शैतान बचेंगे नहीं। मैं उन्हें अपने हाथों से कत्ल करूंगा। पंत हॉस्पिटल के कमरा नंबर 5 में मौजूद था बबलू। आंटी, हम घर कब जाएंगे? ओ बबलू बाबा, हम तुमको कितनी बार बोला कि डॉक्टर तुमको आराम करने के लिए बोला है। उस हादसे के बाद तुम्हारा शरीर में बहुत कमजोरी आ गया है। हम तुम्हारे लिए कुछ फ्रूट लेकर आता है। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो नर्स दीदी को आवाज़ दे देना। ठीक है आंटी। आया के बाहर जाते ही उस खिड़की से भीतर दाखिल हुई कांगा। कहुआ दीदी, तुम यहाँ हॉस्पिटल में कैसे पहुंची? काऊ, मैं उस वाहन का पीछा करके यहाँ पहुंची हूँ जिसमें तुम्हें यहाँ लाया गया था बबलू। बबलू को छू छू कर ऐसे देखने लगी वो मानो उसके कहीं से टूट फूट जाने की शंका हो रही हो। मैं ठीक हूँ कहुआ दीदी। डॉक्टरों का कहना है कि मैंने जहरीला दूध पी लिया था। आपको पता है शहर में सैकड़ों बच्चे जहरीला दूध पीने से मारे गए हैं। ये पेपर देखो, इसमें उन चारों शैतानों की तस्वीरें छपी हैं। अखबार कहते हैं कि उन्होंने ही दूध में जहर मिलवाया था। कौन है ये चारों? कहीं बबलू ये तो नहीं कहना चाह रहा कि उस पे में विष मिलाने की जिम्मेदार यही है? कांगा को संकेतों की भाषा काफ़ी हद तक समझाने में सफल रहा था बबलू, लेकिन उन्हें सबूतों के अभाव में सज़ा नहीं मिल पाएगी। कौआ दीदी, क्या तुम इन शैतानों को सबक नहीं सिखा सकती कौआ दीदी? काँव काँव। इधर शैतानों के चेहरे खुशी से दमदमा रहे थे। मुबारक और डियर शेयर होल्डर्स, एक ही रात में डबल डेयरी प्रोडक्ट्स के शेयरों में तूफ़ानी तेज़ी आ गई है। अखबारों ने हमारे खिलाफ हालांकि बहुत कुछ उछाला है, मगर कानून सबूतों का मोहता आ जाए। राम जी की बड़ी कृपा है हम पर कि आप हमारे पार्टनर हैं जज साहब। इसी पल मानो भूकंप ने कक्ष में प्रवेश किया था। भड़ाक! ए, कौन हो तुम? तुम्हें अंदर किसने आने दिया? तूफान को अंदर आने के लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती सिंघानिया। ये क्या पागलपन है? पागलपन? हाँ सिंघानिया, अभी तो मैं सिर्फ अपने पागल हो जाने की चेतावनी देने आया हूँ तुम चारों को। मेरा नाम याद रखना तुम सब। विकास कहते हैं मुझे। धनपत राय का बेटा हूँ मैं। और इसे पहचान लो, ये मेरी माँ की साड़ी है जिस पर मेरे पिता का खून लगा है। और मैं एक एक करके तुम्हारी सांसें इस फंदे पर ही तोड़ूंगा। कोई भी कानून, दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें इस फंदे पर लटकने से नहीं बचा सकती। यू बास्टर्ड! उससे पहले मैं तुम्हें गोली। ट्रिगर दबाना चाहा तारा ने, लेकिन ट्रिगर जैसे जाम होकर रह गया था। और ये देख विकास की आंखें खून से लिसड़ने लगी थी।
मेरी जान लेने की तुम्हारी ये कोशिश इसलिए बेकार चली गई है तारा, क्योंकि मेरे हाथ पर मेरी ज़िंदगी के बचाव पक्ष की लकीरें बहुत गहरी हैं। देखो, परंतु तुम्हारे जीवन की लकीरों को छोटा करने के लिए मैं जल्दी लौटूंगा, याद रखना। सधे हुए कदमों के साथ विकास बाहर निकलता चला गया। तुमने उस पर गोली चलाने की कोशिश की थी तारा। तुम्हारी ये हरकत हमें फंसवा सकती थी। वो कमीना में धमकी दे रहा था। और इंस्पेक्टर स्पीड को देखते ही कांगा का समूचा बदन दहक गया। वह खिड़की की ओर झपटी। ठहरो कांगा, मुझे अपनी सफाई देने का मौका दो। इंस्पेक्टर स्पीड से कांगा की दुश्मनी के बारे में जानने के लिए कांगा का एक और शानदार कॉमिक झूठ बोले कौआ काटे अवश्य पढ़ें, जो कि आपको कांगा की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। कांगा का हाथ पकड़ने ही जैसे इंस्पेक्टर स्पीड के लिए गजब ढा गया। उफ काव! अपने तीक्ष्ण नाखूनों से इंस्पेक्टर स्पीड का मुंह नोचने के लिए झपटी कांगा, मगर उसे रोक लिया बबलू ने। ठहरो, इसे रोको बबलू। ये मुझे आज भी दिवाकर का खूनी समझती है, क्योंकि इसने उस वक्त मेरे हाथ में थमी रिवॉल्वर और सामने पड़ी दिवाकर की लाश देख ली थी। काव! जबकि सच्चाई यह है कि दिवाकर ने आत्महत्या की थी। वो मुझे उन कत्लों के इल्ज़ाम से बचाना चाहता था जो खुद कांगा ने किए थे, जबकि दिवाकर की निगाहों में कातिल मैं भी था। बबलू ने कांगा को यह बात समझाने में बहुत देर तो लगाई, लेकिन अंततः सफलता अर्जित की। पुलिस अंकल, कौआ दीदी अब आपसे नाराज़ नहीं है। थैंक्स गॉड। बबलू, शायद तुम्हारी दीदी नहीं जानती कि शहर की सारी पुलिस को आज कांगा की तलाश है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कांगा मेरे साथ कानून की मदद करे, और जो काम मैं कानून की इस वर्दी को पहनकर नहीं कर सकता वो कांगा करे, क्योंकि इसके पास है अनोखी क्रो पावर, कौए की सी विलक्षण बुद्धि। क्या तुम इसे मेरी ये सब बातें समझा सकते हो बबलू? मैं कोशिश करूँगा अंकल, लेकिन तब कहीं कौआ दीदी किसी मुसीबत में तो नहीं फंस जाएंगी? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो अपना जीवन दूसरों के लिए जीते हैं, भगवान हर पल उनकी मदद करता है। स्वामी आश्रम। स्वामी जी, भक्तगण आपके प्रवचन सुनने के लिए बेचैनी से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठीक है, तुम चलो, हम आते हैं। प्रवचन। भक्तगणों, आप जानते हैं आजकल पुलिस की सरगर्मी कितनी बढ़ गई है, अतः हमने ये निर्णय लिया है कि कुछ दिनों के लिए प्रसाद बांटना बंद कर दें। आने वाले दिनों में आपकी आवश्यकता पूर्ति हो सके, इसके लिए आज अतिरिक्त प्रसाद की व्यवस्था की है। कथित प्रसाद अर्थात ब्राउन शुगर, कोकीन जैसे मादक पदार्थ भक्तों के बीच वितरित होने लगे। कुछ देर पश्चात आश्रम में वापस लौटते हुए स्वामी और उनके शिष्यों के हाथ में थे कथित प्रसाद के चंदे के रूप में नोटों के बंडल। आश्रम और गेरियो वस्त्रों की आड़ में हमारा नशे का धंधा जोरों से चल रहा है, लेकिन अफसोस कल से यह धंधा बंद करना पड़ेगा। कल किसने देखा है स्वामी? जरा नजरों उठाकर देख, मौत तो आज ही तेरे सिर पर लटक रही है। पहचान इसे, और पहचान मुझे। खत्म कर दो इसे। न जाने कब उसके हाथ में प्रकट हुई है रिवॉल्वर। यह हिमाकत हरगिज मत करना स्वामी, क्योंकि मेरे हाथ में मौत का जो खिलौना है, अगर उसने हिमाकत कर दी तो तुम सबके चीथड़े हवा में उड़ने लगेंगे। रुक जाओ स्वामी, मुझे सिर्फ तुमसे मतलब है। अपने आदमियों से कहो कि वो अपने कपड़ों से एक दूसरे के हाथ पांव बांध दें। विवश था स्वामी अपने आदमियों को ऐसा आदेश देने के लिए। गुड। अब आखिरी बचे अपने साथी के हाथ पांव तुम बांधोगे स्वामी। स्वामी यंत्र चालीसा आदेश का पालन करता चला गया। फिर विकास ने लगाया एक शक्तिशाली ठहाका। हा 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 हा। तुम्हारी बेवकूफ़ी पर हंसी आती है स्वामी। क्या मतलब? तुम ये क्यों भूल गए स्वामी कि मैंने तुम्हें गोली से नहीं फांसी में मारना है? हा 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 हा। विकास ने स्वामी की गर्दन में जकड़ दिया फंदा। और आज तुझे फांसी से कोई नहीं बचा सकेगा स्वामी। स्वामी की आंखें बाहर उबलने लगी। सैकड़ों जिंदगियों से खेलने वाले नरभक्षी कुत्ते, कैसा लग रहा है मौत को एकदम पास से महसूस करना? तेरे बाद रघुनाथ साहेब, फिर तारा, फिर सिंघानिया, सबको एक एक करके फांसी पर टांग दूंगा। इसी पल एक शक्तिशाली ठोकर ने विकास को दूर उछाल दिया। तड़ाक! दहाड़ पड़ा विकास। कौन हो तुम? काऊ! ये जो भी है, समय मेरे लिए राम जी का अवतार है। स्वामी को गले से फंदा निकालते देख विकास के हाथ में रिवॉल्वर पुनः नजर आने लगा। नहीं स्वामी, फंदा तेरे गले से तू नहीं, मैं निकालूंगा। हा 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 हा। अब मैं तेरी धमकी में नहीं आने वाला। मैं जानता हूँ कि तू मुझे गोली नहीं मारेगा। राम जी की बड़ी कृपा है तेरी जुबान पर। गोली से मैंने सिर्फ तेरी जान नहीं लेनी। थाए फंदे पर कस गया विकास का पंजा की तभी। कहाँ? ओह, दिन में मेरी आंखें सपना देख रही हैं क्या? ये तो उड़ती भी है। कांगा के हाथों के धक्के से विकास पुनः एक तरफ उछला और इस बार खिसता चला गया स्वामी के गले से फंदा भी। उफ! स्वामी बाज की तरह झपट पड़ा उस रिवॉल्वर पर। ससरे को गोली से ही उड़ा दूंगा अब। लेकिन उसका हाथ रिवॉल्वर तक ना पहुंच पाया उससे पहले ही। ये क्या? मैं दौड़ने लगा। काव! ये तो काव काव कर रही है।
ये मुझसे क्या चाहती है? ये मेरी दुश्मन है या दोस्त? विकास की फटी फटी आंखों ने भी देखा वो मंजर। जबड़े और शक्ति के साथ भिज गए थे उसके। निसंदेह ये स्वामी की साथिन नहीं है, वरना वो उसे रिवॉल्वर उठाकर गोली मुझ पर चलाने देती। कौन थी ये विचित्र लड़की? स्वामी को मेरे हाथों क्यों बचाया उसने? उसी रात स्वामी आश्रम पर पड़ा इंस्पेक्टर स्पीड का छापा। गिरफ्तार कर लो इन सबको। शहर की भीड़ भाड़ भरी सड़क के उस चौराहे पर उतारो इसे नीचे। अब यह कंपनी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को होर्डिंग लगाने का खर्चा देने के काबिल नहीं रही। इस होर्डिंग के टुकड़े टुकड़े करके लकड़ियों को आसपास बनी झुग्गी बस्तियों में बांट दो ताकि वो इसे अपने चूल्हे में फूंक सके। लेकिन इससे पहले कि सिंघानिया का पाव होर्डिंग पर चित्रित धनपत राय की तस्वीर को कुचल पाता, बचा कर रख सिंघानिया, बचा कर रख इन लकड़ियों को। कहीं ऐसा ना हो कि तेरी चिता के लिए तुझे लकड़ियां भी हासिल ना हो कमीने। ओह! फुटपाथ के किनारे बनी नाली के गंदे पानी से सन गया सिंघानिया का चेहरा। देख सिंघानिया, अपने चेहरे को देख। गंदी नाली के कीड़े लग रहे हो तुम सिंघानिया। और ये जिसे शहर के इस प्रमुख चौराहे पर तुम लगाने जा रहे हो, देखो इसे, ध्यान से देखो। इसमें तुम्हें खून दिखेगा, सैकड़ों बेगुनाहों का खून कमीने। आ! सिंघानिया का ड्राइवर तेज और अन्य आदमी टूट पड़े विकास पर। सिरजी पर हाथ उठाता कमीने। मारो साले को, तोड़ डालो हाथ पाँव। शीघ्र ही पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई थी। मिस्टर विकास, यू आर अंडर अरेस्ट। देवराज सिंघानिया पर हमला करने के इल्ज़ाम में विकास को सेशन जज रघुनाथ साई की अदालत में पेश किया गया। मिलॉर्ड, भरी सड़क पर डबल डेयरी प्रोडक्ट्स के चेयरमैन मिस्टर सिंघानिया पर कातलाना हमला किया है मुलजिम ने। ऐसे मुजरिम को कड़े से कड़ा दंड मिलना चाहिए मिलॉर्ड। जज की कुर्सी पर उपस्थित रघुनाथ साई के होठों पर बड़ी ही खतरनाक मुस्कान छिपी हुई थी। मुजरिम के इरादे यकीनन खतरनाक थे और मिस्टर सिंघानिया को कत्ल करने की पूरी नीयत रखता था। निश्चित रूप से विकास के कड़े दंड की घोषणा करने जा रहे थे रघुनाथ साय कि अचानक वो हो गया जो आज तक किसी अदालत के इतिहास में कभी ना हुआ था। इंसाफ की पवित्र कुर्सी पर बैठकर दूसरों के जुर्म साबित करने वाले, छपाक! आज विकास तुझे तेरा असली चेहरा दिखाएगा। विकास ने भरी अदालत में जज पर क्या उछाला, इस बात का एहसास अदालत कक्ष में अचानक ही फैल गई बदबू से जब उपस्थित लोगों को हुआ तो जबरदस्त सनसनी मच गई। उफ, ये तो मैला है। मुलजिम ने जज पर मैला फेंका है। घृणित! अपने चेहरे पर मौजूद मैले के एहसास से मेज पर ही उल्टी कर दी रघुनाथ साय ने। इधर स्तब्ध रह गया था विजय। विकास, उफ, ये क्या किया तूने मेरे भाई? गंदगी को सही जगह पर फेंकना कोई गुनाह नहीं है विजय भैया। अदालत में सन्नाटा छा गया था और ठीक इसी पर अदालत में मौजूद इस ओवरकोटधारी की जेब से बाहर निकली वह थैली। थैली के मुंह पर बंधी डोरी को खींचने के साथ ही ओवरकोटधारी ने थैली को फर्श की ओर उल्टा कर दिया। विकास को दबोचने के लिए कई पुलिसकर्मी उसकी तरफ बढ़े ही थे कि सारे अदालत कक्ष में शोर व आतंक मच गया। सांप! अदालत कक्ष में जहरीले सांप! विकास को दबोच कर बाहर ले जाते पुलिसकर्मियों पर भी दहशत सवार हो गई। सांप, भागो! मौके का लाभ उठाया था विकास ने। भीड़ में शामिल वह ओवरकोटधारी उर्फ कांगा उस दृश्य को शांति से देख रही थी। मानवों के रक्षक स्पीड ने जैसा चाहा था मैंने कर दिया। मेरी योजना सफल हो गई। विकास नाम का वह नौजवान भाग निकला है। अदालत में ही मौजूद इंस्पेक्टर स्पीड के होठों पर भी एक विजयी मुस्कान थी। कांगा ने अपना काम बखूबी कर दिया है। विकास को अदालत कक्ष से भगाना ही मेरा उद्देश्य था, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इंसाफ की कुर्सी पर बैठने वाला जज खुद एक भयंकर हत्यारा है। जंगल में आग की तरह वह हंगामा केस का समाचार फैला और मुलजिम विकास ने आप पर मैला क्यों फेंका? इस जुर्म की उसे क्या सज़ा मिल सकती है? इस घटना के बाद आप कौन से साबुन से नहाएंगे? अपमान से सुर्ख हुआ चेहरा लिए निशब्द फौरन कार में सवार हो गए रघुनाथ साय। चलो ड्राइवर! एक तेज धक्का खाकर कार आगे बढ़ी, लेकिन काश किसी की नज़रें कार की ज़रा सी खुली हुई डिक्की पर भी पड़ गई होती, जिसमें से झांक रहे थे सुर्ख अंगारे। उसी रात जज साहब के बंगले पर। कुछ दिन तक बड़ी सख्ती है, रोज की तरह बारी बारी से सोकर आज काम नहीं चलेगा। अरे जज साहब के बंगले की ओर भला कौन निगाह टेढ़ी करेगा? फिर अंदर जर्मन शेफर्ड भी तो है। तो फिक्र मत कर, आधी रात के बाद एक एक घंटे को झपकी का प्रोग्राम बनाएंगे। तो मैं चला पहले राउंड पर। इधर गैरेज में खड़ी कार की डिग्गी धीरे से खुली। गैरेज का शटर बंद है और मैं जानता हूँ कि ऐसा ही होगा, इसलिए मैं शटर की कड़ियों को खोलने की तरकीब जान कर आया हूँ। गैरेज से बाहर निकलते ही विकास पर चपटा था बंगले की रखवाली के लिए तैनात जर्मन शेफर्ड कुत्ता। वुफ! विकास पूरी तैयारी के साथ आया था। पुलिस की ट्रेनिंग की यह शिक्षा भी काम आई गई। मुंह पर बांधी हुई जाली पर मैंने क्लोरोफॉर्म छिड़क दी थी। कुत्ते के बाद अब बारी थी गार्ड्स की। अरे बड़ी जल्दी राउंड पूरा कर। अब वो गार्ड तो बेहोशी की दुनिया का राउंड लगाने गया है। अब तुम भी सो जाओ। अब बारी है जज रघुनाथ साय की, जो पूरे बंगले में अकेला रह गया है क्योंकि उसकी पत्नी मायके गई हुई है। उस समय जज साहब एक आईने के सामने खड़े थे जब
छना। कौन? बहुत अपमानित हो चुका यह चेहरा। अब इसे और नहीं देख पाएंगे जज साहब। सामने खड़े शख्स को देखते ही रघुनाथ की नसों का खून एक ही क्षण में जैसे मीलों लंबा सफर तय कर आया। तुम? हाँ रघुनाथ साहब, तेरी ढाल बने दोनों गार्ड और कुत्ता इस समय अपनी सांसों से भी बेखबर पड़े हैं। अब तुझे मरने से कोई नहीं बचा सकता। यू बास्टर्ड, जिंदा तो अब मैं तुझे यहाँ से नहीं जाने दूंगा। हिम्मत है तो चला गोली। आज पता चल जाएगा कि तेरी गोली में मुझे मारने की ताकत है या मेरे हाथ की लकीरों में मुझे बचाने की गोली। चला साहे। घबरा कर पीछे हटा रघुनाथ साहे और हड़बड़ाहट में फिसल कर गिर पड़ा। थाए। बड़ी खतरनाक मुस्कान थी अब विकास के गुलाबी होठों पर। अपनी चलाई गोली से अपना ही माथा चाक कर डाला रघुनाथ साहे। तुम्हारे हाथ से टकरा कर टूटी बोतल से फर्श पर फैले हेयर ऑयल पर तुम रपटे और तुम्हारा निशाना चूक गया। एक बार फिर साबित हो गया कि मेरे हाथों की लकीरें मुझे बचाने में ज़्यादा सशक्त हैं। गिड़गिड़ा उठा रघुनाथ साहे। मुझे जाने दो, मैं तुम्हारी भविष्य में बहुत मदद कर सकता हूँ। नहीं रघुनाथ नहीं, तू जीने का हक खो चुका है। फंदा गले में डालकर कस दिया विकास ने। तेरे बाद मेरा शिकार होगा तारा, तेरे बाद फांसी दूंगा तारा को। इसी पल वह कर्कश स्वर वहां गूंज उठा। काँ! विस्मय से चौड़ी हो गई विकास की आंखें। काँ! निश्चित रूप से सिर्फ कांगा ही उस रास्ते से उस वक्त भीतर आ सकती थी, क्योंकि उसके पास थी एक चालाक कौवे की तरह सोचने समझने की शक्ति, उड़ने की शक्ति। काँ! कांगा ने फांसी के फंदे को निकाल कर फेंक दिया। इसी पल दहाड़ पड़ा विकास। कौन है तू? दूसरी बार रास्ता काट रही है तू मेरा। इस बार मैं तुझे इस कमीने को जान से नहीं बचाने दूंगा। काँ! कांगा के शक्तिशाली घूसे ने विकास की कनपटी सुर्ख कर दी। उफ! इधर कांगा की कुछ पलों के लिए सुन्न पड़ गया उसका मस्तिष्क। इधर कांगा की निगाहें कक्ष में चारों ओर घूम गई। वो कहाँ गया? शायद वह यहाँ से फरार होने की चेष्टा कर रहा है। सचमुच ऐसी ही कोशिश में था रघुनाथ साहब। मैं तुझे फरार होने देने के लिए फांसी से नहीं छुड़ाया शैतान। काँ! एक लंबी उड़ान भरी कांगा ने और दहलीज पर ही लपक लिया उसने रघुनाथ को। काँ! नहीं, मुझे छोड़ दो। कांगा रघुनाथ को लिए अंधकार में एक लंबी उछाल भरती चली गई। काँ! तारा की बुलंद आवाज से कांप उठी थी सिंघानिया के ऑफिस की दीवारें। सिंघानिया साहब, लो अब रघुनाथ भी गायब हो गया। इसमें ज़रूर उस लड़के का हाथ है। वह कमीना हमारी सोचों से कहीं अधिक खतरनाक व चालाक निकला। पुलिस प्रोटेक्शन का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। दोनों गार्ड्स और जर्मन शेफर्ड बेहोश पड़े मिले हैं। मैंने तो सोच लिया सिंघानिया साहब, अगर वह लड़का मुझे कहीं दिख गया तो मैं फ़ौरन उसके सीने में गोलियां उतार दूंगा। ठीक है तारा, तुम अपने ढंग से अपनी सुरक्षा करो और मैं अपने ढंग से अपनी। होटल तारा की शानदार बहुमंजिला इमारत में प्रवेश किया तारा ने। यह होटल स्वयं तारा का था और उसकी 10वीं मंजिल पर था उसका ऑफिस, जहाँ से वह अपने कई और गैरकानूनी धंधों पर भी अपनी पकड़ बनाए रखता था। हेलो टाका साहब, हाजमोला की गोलियों के नए बक्से आपने अभी तक नहीं भेजे? ओह ठीक है, पर कल शाम तक बक्से ज़रूर पहुँच जाएं, वरना हमारे हाजमे का क्या होगा? हाजमोला का यहाँ मतलब नशीली गोलियों से। हाजमोला शब्द कोड वर्ड के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। उसी पर उछल पड़ा तारा। ऊ फायर अलार्म! होटल में कहीं आग लग गई है। पूरे होटल में भगदड़ मच गई थी। फायर अलार्म! होटल में कहीं आग लग गई है। जल्दी से होटल खाली करो। आग शब्द ही ऐसा है कि कुछ देर में सारा होटल खाली होता चला गया। 10वीं मंजिल से गाढ़ा धुआं निकलकर वातावरण में फैल रहा था। आग वहाँ लगी है, 10वीं मंजिल पर। इधर खतरे का अलार्म सुनते ही तारा भी बाहर जाने के लिए दरवाजे पर झपटा था। चाबी तो घूम रही है, लेकिन दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा? दरवाजे की निचली झिर्री से निकल कर आए धुएं की लकीरों ने होश उड़ा दिए तारा के। हे भगवान, आग इसी फ्लोर पर लगी है। लॉक को गोली मारकर तोड़ना होगा। बैंग बैंग बैंग! कई गोलियां एक साथ लॉक पर झोंक मारी थी तारा ने, लेकिन दरवाज़ा तब भी टस से मस न हुआ। ओ, लगता है दरवाजे का लॉक बुरी तरह से जाम हो चुका है। उफ! इधर झुंझलाकर खिड़की की ओर झपटा तारा। खिड़की से निकलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन खिड़की से बाहर झांकना तो उसे भारी पड़ गया। थम आ! फिर खिड़की पर जो सूरत उभरी उसे देखकर तारा के होश फाख्ता हो गए। तुम? घबराओ नहीं तारा, होटल में कहीं आग नहीं लगी है। मैंने कुछ रसायनों को मिलाकर सिर्फ धुआं पैदा किया था, जिसे भांप कर फायर अलार्म बज उठा और तुम्हारे आदमी घबरा कर होटल छोड़कर भाग गए। अब मुझे मेरा काम करने में आसानी होगी। मैं तुझे गोली से उड़ा दूंगा कमीने। सपना मत देख तारा। रिवॉल्वर की सारी गोलियां तुम लॉक को तोड़ने में खर्च कर चुके हो, जबकि दरवाज़ा इसलिए नहीं खुला था क्योंकि मैंने उसे फेविक्विक एडहेसिव से जोड़ दिया था। जेब से शिकारी चाकू निकाल कर झपटा तारा।
कमीने, मैं तेरी हथेलियां बाहर निकाल दूंगा। थाड़। तारा के दूसरे वार को विकास ने बेहद फुर्ती से अपने हाथों पर रोका। फायर ब्रिगेड वाले आ पहुंचे हैं तारा, और मुझे उनके यहाँ पहुंचने से पहले अपना काम खत्म कर लेना है। सर पर मंडराती मौत ने तारा में अजीब सी ताकत पैदा कर दी थी। उफ, ये तो पूरा यमदूत है। उफ, कमबख्त ने होटल खाली करवाने की क्या चाल चली है। यहाँ से भागना होगा, वरना ये मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। खिड़की के नीचे बनी दुछत्ती पर चलता हुआ 7 वाले कक्ष की खिड़की तक जा पहुंचा था तारा। कुछ ही पलों बाद वह उस कक्ष के दरवाजे से कॉरिडोर से बाहर निकला। जब आग लगी ही नहीं तो लिफ्ट का उपयोग किया जा सकता है। तारा तुरंत लिफ्ट में प्रवेश कर गया, लेकिन लिफ्ट का दरवाज़ा पूरी तरह बंद होने से पहले ही मौत अंदर प्रवेश कर चुकी थी। लिफ्ट की गति मौत की गति से ज़्यादा तेज़ नहीं हो सकती। तारा, बचने का ख्याल अपने दिल से निकाल दे। लिफ्ट नीचे को खिसकने लगी। यही वह पल था जबकि वहाँ गूंज उठा वह कर्कश स्वर, कां। लिफ्ट के दरवाजे की झिर्री में अपने तीखे नाखून फंसा लिए कांगा ने। इस द्वार को मुझे खोलना ही होगा। सफलता मिली उसे। ओह, ये वही वाहन है जिसमें फंसे कई लोगों की जान मैं एक बार पहले भी बचा चुकी हूँ। कांगा ने नीचे छलांग लगा दी। कां। इधर लिफ्ट के अंदर मची हुई थी महाभारत। इस बार मैं तुझे एट द स्पॉट ऑन द स्पॉट मारने में सफल हो जाऊंगा, कमीने। क्योंकि यहाँ तुझे बचाने वह विचित्र कौवा लड़की भी नहीं पहुँच सकेगी जो 2 बार मेरी राह काट चुकी है, और जिसका रहस्य मैं अभी तक भी नहीं समझ पाया हूँ। इसी पल हतप्रभ रह गया विकास अचानक सामने टपकी कांगा को देखकर। कां। तुम। विकास की कनपटी से टकराया कांगा का शक्तिशाली घूंसा। थम। आ। इधर लिफ्ट के कंट्रोल बोर्ड पर झपटा तारा। इन दोनों को लड़ने दो, मैं तो अपनी जान बचाऊं। लिफ्ट से निकलकर भागा तारा। कां। कौवे की भांति तारा पर झपटी कांगा। कां। नहीं। और उसे जकड़े उड़ती चली गई। नहीं, बचाओ, अरे कोई है। अरे वो क्या। उफ, विचित्र। स्काई लिफ्ट पर ऊपर जाते उस फायर ब्रिगेड के उस कर्मचारी को और कुछ न सूझा। उसने प्रेशर पाइप से पानी की धार कांगा पर ही छोड़ दी। छपाक। ओ नहीं। तारा को अपनी मौत स्पष्ट दिखाई पड़ गई। नहीं। लेकिन एन जमीन से 5 फीट ऊपर कांगा ने पुनः दबोच लिया उसे, और काव। इधर विजय चेहरे पर परेशानी के भाव लिए मौजूद था इंस्पेक्टर स्पीड के सामने। विकास को अभी तक नहीं ढूंढ पाए आप। इसी बीच अगर उसके हाथों कोई ऐसा गुनाह हो गया और मैं उसे हमेशा के लिए खो बैठा तो मैं माँ को क्या जवाब दूंगा। इंस्पेक्टर स्पीड पर विश्वास रखिए मिस्टर विजय। विकास के हाथों में कोई ऐसा गुनाह नहीं होने दूंगा जो उसे कानून का भयानक मुजरिम बना दे। हाँ, जो गुनाह उसके हाथों हो चुके हैं उसकी सज़ा उसे ज़रूर भुगतनी होगी, जो मामूली ही होगी। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, अब मैं चलता हूँ। कुछ देर बाद अपने बंगले में प्रवेश कर रहा था विजय। माँ, मैं आ गया। भीतर प्रवेश करते ही मानो करंट सा लगा विजय को। माँ। खबरदार लड़के, ज़रा भी हरकत की तो तेरी माँ को भून कर रख देंगे। अपनी और इस बुढ़िया की ज़िंदगी चाहता है तो चुपचाप हमारे साथ चल। विवश था विजय उनकी बात मानने के लिए। भड़ाक से खुला डबल डेयरी प्रोडक्ट्स के चेयरमैन मिस्टर सिंघानिया के ऑफिस का दरवाज़ा, और मेरी माँ और मेरा भाई कहाँ है सिंघानिया। उठकर खड़ा हो गया सिंघानिया। आओ मिस्टर विकास, मुझे तुम्हारा ही इंतज़ार था। मैं जानता था तुम यहाँ अवश्य आओगे। लेकिन घबराओ नहीं, मैं तुम्हें इतनी जल्दी गोली नहीं मार रहा, बल्कि मैं अपने हाथों से तुम्हें मारूंगा ही नहीं। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ और तुम्हारे भाई विजय के पास ले चल रहा हूँ। दूसरी ओर नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थी। चलते चलो। फिर जल्दी। माँ, विजय भैया, विकास मेरे भाई, माँ की जान खतरे में है। हत्यारे हो तुम सब, निर्मम हत्यारे हो। मैं एक एक का खून कर दूंगी। सिंघानिया, ये बाजी तुम्हारे हाथ में है। बोल, मुझे क्या करना होगा। ज़्यादा कुछ नहीं, तुम्हें एक सुसाइड नोट तैयार करना होगा और पुलिस हेडक्वार्टर के ठीक सामने बने चौराहे पर इस पिस्टल से अपनी कनपटी पर गोली चलानी होगी। मुझे मंजूर है, लेकिन मेरे ऐसा करने के बाद तुम मेरी माँ और मेरे भाई को सुरक्षित जाने दोगे, इसकी क्या गारंटी है। इन्हें मारकर मुझे क्या फ़ायदा होगा। इनके पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे ये साबित कर सकें कि मैंने तुम्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया है। जो सिंघानिया ने कहा, जबड़े पीछे विकास उसे लिखता चला गया। गुड, अब इसे अपनी जेब में रख लो और ये लो पिस्टल। पुलिस हेडक्वार्टर के सामने जाकर अपने आप को गोली मार लो। विकास वापस जाने के लिए पलट गया। इसी पर विजय चीख उठा। नहीं विकास नहीं, ये बेवकूफ़ी होगी, इसकी बातों में मत आओ। वक्त और हालातों ने इस समय मेरे हाथ में बेड़ियाँ डाल दिया भैया, मुझे जाना होगा। सिंघानिया, यह सच है कि मुझ में किसी का खून कर देने का हौसला नहीं, लेकिन अगर विकास को कुछ हो गया तो मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। जहरीली हंसी हंसा सिंघानिया। किसी का खून कर देने का हौसला तो मुझ में भी नहीं है विजय, इसलिए तो मैंने विकास के सीने में अपने हाथों से गोली नहीं मारी। इसी पल गूंज उठने वाले उस कर्कश स्वर को सुनकर उपस्थित प्रत्येक शख्स चौंक उठा। काव। सभी को नजर आया अपने जीवन का यह सबसे हैरत अंगेज दृश्य। कौन है ये, खत्म कर दो इसे। आग्नेयास्त्र।
मैं जानती हूँ उन आग्नेयास्त्रों का चलाना कितना खतरनाक साबित होता है। दूसरे बदमाशों की कई गोलियां बरस पड़ी कांगा पर। रट 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 काव। मुझे इन दो निर्दोषों को भी इन शैतानों के चंगुल से चढ़ाना होगा। पांचवें हमलावर के हमले से बचने के लिए पुनः हवा में उछल गई कांगा। जिंग जिंग जिंग। गोलियां भी कांगा का पीछा करती चली गईं। परिणाम स्वरूप विजय। नीचे को आ गिरती माँ को संभाला विजय ने। माँ। लेकिन न जाने क्या जुनून सवार हुआ निरूपा देवी पर कि वह अपने गले में पड़ा फंदा लेकर सिंघानिया पर टूट पड़ी। कुत्ते, मैं तुझे मार डालूंगी, फांसी दे दूंगी। विजय झपट पड़ा माँ पर। माँ, छोड़ दो इस शैतान को, इसके गंदे खून से अपने हाथ मत रंगो माँ। इधर कांगा के हाथ में थमा 1 किलो की टीन पैकिंग का वह डिब्बा टकराया उस बदमाश के माथे से। तड़ाक। कांगा के तेज नाखूनों ने खून से लाल कर दिया उसका चेहरा। अगले पल कांगा सिंघानिया और फर्श पर पड़े फांसी के फंदे को दबोचे उड़ती चली गई। तुझे भी वहीं ले जा रही हूँ जहाँ तेरे 3 साथियों को ले जा चुकी हूँ। ये विचित्र कौआ लड़की मुझे कहाँ ले जा रही है? कुछ देर बाद किसी अज्ञात स्थान पर शैतान कौआ लड़की सिंघानिया को भी ले आई। स्वामी, तारा और रघुनाथ, तुम सब जिंदा हो? पता नहीं क्या करना चाहती है ये लड़की, उत्तर मिला उस अज्ञात स्वर से। हाँ, और ये अभी तक इसलिए जिंदा है शैतान, क्योंकि मैं तुम चारों को एक साथ फांसी देना चाहता था। कौन हो तुम? पहचान लो मुझे, और उस फंदे को भी। तुम्हें इसी फंदे में मरना है। तुम जैसे ताकतवर सफ़ेदपोश अपराधी को दंड देने के लिए मैंने कांगा के साथ मिलकर ये कोशिश शुरू की है। इसलिए इंस्पेक्टर स्पीड आंखों में जहर लिए उस हत्या तक आ गया जिसे घुमाते ही वे चारों फांसी पर झूल जाने थे। नहीं इंस्पेक्टर, ऐसा मत करो, हम तुम्हें माला माल कर देंगे इंस्पेक्टर। लेकिन इंस्पेक्टर स्पीड तो मानो बहरा हो चुका था। अगले ही पल फांसी पर झूल गए चारों शैतान। इधर इधर से कांगा ने उड़ान भरी और उधर। कांगा, तुमने अपना काम बखूबी पूरा किया और एक निर्दोष को कई कत्ल करने से बचा लिया। यही मेरा मकसद था। इधर पुलिस हेडक्वार्टर के ठीक सामने के चौराहे पर पहुंचकर पिस्तौल अपनी कनपट्टी से लगा चुका था विकास। अरे कौन है ये तो पिस्तौल से आत्महत्या करने जा रहा है। अरे कोई तो रोको इसे। लेकिन इससे पहले कि विकास टिकट दबा पाता, लहराया विजय का साया और रुक जाओ विकास, रुक जाओ। विजय भैया? हाँ विकास, माँ भी ठीक है। विकास, माँ। और अब विकास को पूरी करनी थी अदालत कक्ष में किए गए एक जज के अपमान की सजा, और विजय को फिर से खड़ा करना था रेड टेरी प्रोडक्ट्स का एक ऐसा साम्राज्य जो इसके पिता का सपना था। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, कांगा की इस कॉमिक्स को हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं कांगा सीरीज़ के अगले कॉमिक विशेषांक बचो भागो में।